हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए जो इस साल 10वीं क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नया सिलेबस आपका जो आया है, नई किताब आपकी जो आई है, उसके अनुसार ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास की गणित के जो सभी सूत्र हैं वो एक ही वीडियो में, पूरी किताब के आपके जो सारे जो सूत्र हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही आपकी जो बेसिक चीज़ें वो भी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और अच्छी प्रकार से समझना, ताकि आप जो अपना जो गणित में 100 में से 100 नंबर जो ला सकते हैं। ये आसान है, आप कर सकते हैं और गणित में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको जो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। इसमें जो भी आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं वो अच्छी प्रकार से समझना है, फिर आपके जो आप सवाल करेंगे तो आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। सभी प्रश्नावलियों के जो सूत्र हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं, बेसिक सूत्र हैं वो भी मिलेंगे, बेसिक चीज़ें परिभाषा वगैरह सभी मिलने वाली हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो अच्छी प्रकार से समझ में आए। और अपना टारगेट है 100 में से 100 लाना, इनकी गणित में आप जो 100 में से 100 का स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सीरीज और पीडीएफ के लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसको आज ये जो डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा है, या प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का जो लोगो मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। और आपको गणित में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे अपनी उस सवाल की फ़ोटो खींचकर इस नंबर पे, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप उसकी फ़ोटो भेज देना, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप इसको डाउनलोड कर लेना और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। 10वीं बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा, तो ये पहली प्रश्नावली, इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं वो सभी नोट्स के रूप में उपलब्ध हैं। और ये आपकी दूसरी प्रश्नावली है, सारी परिभाषाएं वगैरह इन सभी की इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और पूरी प्रश्नावली, सारी की सारी जो प्रश्नावली है उन सभी के सूत्र आपको इसमें मिलने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी बन सकती है ये, क्योंकि सभी पार्ट के जो आपके जो सूत्र हैं वो कवर किए गए इसमें। तो सभी आपके जो चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं, आप अच्छी प्रकार से समझेंगे इन सभी सवालों को। तो ये आपके 7वीं प्रश्नावली है। इसके बाद में जो आपको साइन कोस टेन वाली प्रश्नावली है, 8वीं प्रश्नावली, वो भी आपको अच्छी प्रकार से समझाई गई है। सारे के सारे जो सूत्र हैं वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। साथ ही आपको आगे जितने भी जो प्रश्नावली हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे जो नोट्स हैं, ये देखो, जैसे 12वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके सूत्र आपके दे नहीं रखे डायरेक्ट, लेकिन ये सभी जो सूत्र हैं वो आपके काम आएंगे, तो ये सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही जो आपकी प्रायिकता वाली प्रश्नावली है, सांख्यिकी वाली प्रश्नावली, इन सभी की जो सूत्र हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से आपको चित्रों के माध्यम से भी समझाए गए हैं। तो ये ताश वाला जो पार्ट है वो आपका 14वीं प्रश्नावली, उसको आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार के जो सूत्र तैयार करने हैं। तो आइए चलते हैं, आपको जो पहली प्रश्नावली की ओर ले चलते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके सूत्र हम यहाँ से शुरू करते हैं। और फायदा उसी को मिलेगा जो वीडियो शुरू से अंत तक देखेगा और अच्छी प्रकार से समझेगा। पहली प्रश्नावली आपकी जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इसमें आपको वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एक प्रमेय दे रखी है आपको। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में एक यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है, उनके गुणे के रूप में। जैसे 30 है तो 30 को आप इसी रूप में लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये आपके चित्र में दे रखा है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फिर आपके इसमें आता है एलसीएम और एचसीएफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एलसीएम एचसीएफ, बार बार सवाल आता है। तो एलसीएम क्या होता है? लसअप, लघुत्तम, तो वह छोटी से छोटी संख्या। लघुत्तम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे दो संख्या आपके पास में 3 और 4, आपको 3 और 4 का लघुत्तम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो वो संख्या लेनी है जो 3 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो ऐसी संख्या क्या आ जाएगी? फिर आपके 12 आ जाएगी। 12 से पहले ऐसी कोई और छोटी संख्या नहीं है जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो सबसे छोटी संख्या 3 और 4 के पहाड़े में आने वाली 12 है, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा। इसी प्रकार से जो
एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ हैं वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट विधियाँ देख लेनी है। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है आपके भाग विधि। एलसीएम जैसा आपकी किताब में जो परिभाषा दे रखी है, मतलब जो निकालने का सूत्र दे रखा है वो ये है, एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, जो अभाज्य गुणनखंड होगा किसी भी संख्या का, उनमें जो बड़ी घात होगी दोनों में, उसको बड़ी घात का जो गुणनफल इसमें लिया जाता है। जैसे आपके 6 और 4, 6 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो 6 और 4 का जो एलसीएम है वो ज्ञात करने के लिए 6 के टुकड़े करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, 2 तिया 6, 2 की घात 1, 3 की घात 1, और 4 के भी टुकड़े करेंगे, 4 बराबर 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणनफल, प्रत्येक का मतलब इसमें 2 है, तो इसमें 2 में बड़ी घात कौन सी हो जाएगी, 2 की घात 2, और इसमें कोई नहीं है तो फिर इसमें हमारा 3 की घात 1 ही हो जाएगी। इनकी 2 की घात 2 और 3 की घात 1, 2 दूनी 4 इंटू 3, 4 तिया 12 इसका उत्तर आएगा। फिर आपके हैं मसप। मसप में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है। जैसे 8 और 12 का लघुत्तम महत्तम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है। ऐसी संख्या बतानी है जो बड़ी से बड़ी हो और जिसके पाड़े में 8 भी आते हैं और जिसके पाड़े में 12 भी आते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी फिर उसके लिए हमारी 4। तो 4 के पहाड़े में 8 भी आते हैं और 4 के पहाड़े में 12 भी आते हैं, तो 4 का भाग 8 में भी जाएगा, 4 का भाग 12 में भी जाएगा। आप इसकी जगह पे 6 लेके देखेंगे, लेकिन 6 के पहाड़े में 12 तो आएंगे, लेकिन 6 के पहाड़े में वापस ये 8 नहीं आएगा। 8 लेके देखेंगे तो 8 के पहाड़े में 8 तो आएंगे, लेकिन 8 के पहाड़े में फिर 12 नहीं आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये 4 हो जाएगा। परिभाषा किताब के अनुसार ये दे रखी है, एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ की जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात, जो कॉमन है दोनों में उसकी सबसे छोटी घात। जैसे 8 और 12 का जो एचसीएफ ज्ञात करना है वो कितना आएगा, तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 की घात 3 हो जाएगा, 12 के गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। इनकी एचसीएफ ज्ञात करना है तो दोनों में जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 की घात जो छोटी है वो इसका एलसीएफ के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात 2 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2। तो किसी दो धनात्मक संख्या दे रखी मान लो ए और बी, तो उनके लिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, तो ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। ये वाला जो सूत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो ये वाला सूत्र बार बार पूछा जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। फिर आपकी आती है परिमेय संख्या, तो वे संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 2/3 है, -1/2, 4 है, 0 है, ये सभी परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि 4 0 ये परिमेय संख्या कैसे है, तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं और 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। फिर अपरिमेय संख्या, वे संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि अंडर रूट के अंदर वो संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, वो हमारी सभी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 अपरिमेय, 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय, 2 + अंडर रूट 3 अपरिमेय, 0.10 100 1000 ये भी आपके अपरिमेय संख्या ही होगी। और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये बार बार पूछा जाता है, पाई किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान हम लेते हैं 22/7 वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो दशमलव प्रसार है वो पाई के मान के लगभग बराबर आता है, इसलिए पाई का मान हम 22/7 लगभग में लेते हैं। पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ये था आपकी पहली प्रश्नावली। दूसरी प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। दूसरी प्रश्नावली का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो और जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो और जिसमें घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। तो इसमें एक शब्द है बहुपद की जो घात है वो क्या होती है, तो बहुपद की घात क्या होती है वो हम देख लेते पहले। तो बहुपद में जो चर होता है, जो भी बहुपद हम लेते हैं उसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम जो घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सवाल दे रखा आपको, 2x की घात 3 प्लस
5x² प्लस x, इसमें जो चर हैं वो x है, ये हमारा चर क्या है, x है। इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है, अधिकतम घात है, वो 3 है। ये 3, 2 और 1 है, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी घात है वो 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लो कोई बहुपद जिसकी घात 1 हो, तो एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। यानी कि इस बहुपद की जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हम ग्राफ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ेंगे आगे, उसमें भी ये काम आएगा। तो रैखिक बहुपद में ग्राफ खींचने पर आपकी जो सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर चर x है, यहाँ पर चर x है, इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। अतः यहाँ पर जो बहुपद की जो घात है वो 1 हो जाएगी। अतः इस एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। फिर आपके रैखिक बहुपद का मानक रूप पूछा जा सकता है। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, f(x) बराबर ax प्लस b। ये एक जो रैखिक समीकरण के दो या फिर रैखिक बहुपद के दो, रैखिक समीकरण में आगे 0 लग जाता है, रैखिक बहुपद में आगे fx होता है। तो इसमें जो मानक रूप होता है वो इस रूप में होता है, fx बराबर ax प्लस b। ये हमारा रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। फिर आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें उसकी घात 2 होगी। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे fx बराबर 2x² प्लस 4x, इसमें x क्या है, चर है, और चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 9x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या है, x की घात 2 है अधिकतम, तो ये 2 घात वाला बहुपद हो जाएगा। फिर आपके द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है वो देख लेते हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, या व्यापक रूप भी कह सकते हैं इसको हम। fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस रूप में आपका सारे के सारे द्विघात बहुपद मिलेंगे। फिर त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है, 3 घात वाला बहुपद होगा तो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2x³ यानी कि 2x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 1, इसमें x की घात अधिकतम 3 है, इसमें y की घात अधिकतम 3 है। अतः ये जो दोनों उदाहरण है वो आपके त्रिघात बहुपद के उदाहरण होंगे। अब त्रिघाती बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, तो वो होता है fx बराबर ax³ ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक त्रिघाती बहुपद का मानक रूप होता है, ठीक है। तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। परीक्षा तक आपको वहाँ पर टेस्ट वगैरह बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। PDF वगैरह बिल्कुल अर्धवार्षिक के पेपर मिल जाएंगे आपको, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री उपलब्ध है, तो आप वो चीज़ें ज़रूर देखें ऐप के ऊपर। बहुपद का हल, मान या मूल, ये क्या चीज़ होती है, बहुपद का हल क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद में जो चर का वह मान, बहुपद कोई सा भी हो उसमें जो चर होता है x y z, उसका ऐसा वह मान जो बहुपद को संतुष्ट कर दे। यानी कि बहुपद का जो मान है वो उसमें या तो 0 ला दे, तो उसको हम बहुपद का मान, बहुपद का हल, बहुपद का मूल या बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो बहुपद के शून्य, वही जो उसको शून्य कर दे, बहुपद का जो अंदर चर है वो चर का वह मान जो उसको शून्य कर दे, उसको हम शून्य कहेंगे। तो कोई भी अगर n घात वाला बहुपद है तो उसके n शून्यक होंगे, ये याद रखनी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। n घात वाले बहुपद के n अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, इससे अधिक शून्यक उसके नहीं होंगे। मान लो कोई रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो उसका शून्यक 1 होगा। कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक 2 हो जाएंगे। कोई त्रिघात वाला है तो उसके शून्यक 3 हो जाएंगे। कोई 100 घात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक 100 हो जाएंगे अधिकतम, उससे अधिक और शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ये आपके हो जाएगा। फिर आपका एक ग्राफी निरूपण के रूप में शून्यक को समझ लेना है। जैसे 2.1 प्रश्नावली में आपके सवाल दे रखा है, इसमें आपको चित्र के द्वारा, ग्राफ के द्वारा शून्य ज्ञात करना है। तो ग्राफ से शून्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। कैसे, जैसे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ खींच रखा है, ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ खींच रखा है। तो ये सभी जो ग्राफ हैं वो इस एक्स अक्ष को जितनी बार काटेंगे उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। एक्स अक्ष कौन सी, ये आड़ी लाइन जो है वो एक्स अक्ष है, ये आड़ी लाइन एक्स अक्ष होती है, और ये खड़ी लाइन
वाई एक्स होती हैं। तो ये हम 7वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे इसको अच्छी प्रकार से। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देश तंत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको वापस वहाँ पे 7वीं प्रश्नावली में पढ़ाएंगे आगे। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष है ये तो ये रही, और ये वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ कभी भी इसको नहीं काटेगा क्योंकि इसके समांतर हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इसका जो शून्य के वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कभी इसको काटेगी ही नहीं। तो ये ग्राफ इसको कभी नहीं काटेगा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को यहाँ पर इस बिंदु पर एक बार काट रहा है, यहाँ पे देखो, तो इसका एक ही शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पर काट रहा है लेकिन वाई एक्स को काट रहा है, कोई लेना देना नहीं है। एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है वो हमें शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो ये ग्राफ है ये इसको 3 बार काट रहा है, देखो, तो इसके 3 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ यू के आकार में है, यहाँ पर ये 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये 4 बार काट रहा है, देखो, ठीक है, तो इसके 4 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इसको 3 बार काट रहा है, तो इसके 3 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है ग्राफ उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया आपके ग्राफी विधि से आपको शून्य ज्ञात करना किस प्रकार से। अब आपको द्विघात बहुपद है, मान लो कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्य प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है कि इसकी घात 2 है तो इसके अधिकतम 2 शून्य प्राप्त होंगे। एक को हम ले लेते हैं अल्फा और दूसरे को ले लेते हैं हम बीटा। ये कोई ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फा और बीटा कोई ABCD के रूप में होता है। ये अल्फा कोई नंबर है, बीटा भी कोई नंबर है, यानी कि इसके 2 मान है गणित के, ये कोई समीकरण है, इसके 2 मान प्राप्त होंगे। एक का अल्फा है और दूसरे का बीटा है। अब आपको क्या करना है कि इसके गुणांक में, गुणांक कौन कौन से? A, B और C। A, B, C यहाँ पे गुणांक है, जहाँ पर A जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर B जो है वो x का गुणांक है, और C ये अचर गुणांक होता है, अचर पद होता है, ठीक है, ये x की घात 0 का गुणांक होता है। तो ये ABC गुणांक होते हैं और अल्फा और बीटा यहाँ पे शून्यांक है। अब शून्य को और आपको गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। पहले आप शून्य ज्ञात करेंगे, फिर लास्ट में आप इसका संबंध बता के भी बताएंगे, जैसा कि आपकी 2.2 प्रश्नावली में है पहला सवाल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का b बटा a होता है। अल्फा प्लस बीटा जोड़ करेंगे तो माइनस b बटा a आएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका उत्तर आएगा। फिर आपके शून्यकों का गुणनफल पूछ ले तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे और c बटा a लिखेंगे इसमें गुणांक के रूप में। c क्या है? अचर पद है, और a क्या है? ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये सभी सूत्र हैं, ये काम आएंगे आपके जब आप 2.2 प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या का योग अल्फा प्लस बीटा और उनका शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तो आप बहुपद डायरेक्ट इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है आपके बहुपद याद करने की। अगर आपको जैसे 2.2 का जो दूसरा सवाल है वो इसको आप इस सूत्र से डायरेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में, लेकिन इसका उत्तर जो दो लाइन में आ जाएगा। तो अब सदा में आपके सवाल आए तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। जब आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो बहुपद कैसे याद करते हैं? तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, बहुपद f(x) बराबर हो जाएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू इसमें x भी आएगा यहाँ पे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। इसको वापस लिख लेते हैं, यहाँ पे x है ये प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको हम काम में ले सकते हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो, या फिर आपको 2 शून्य दे रखे हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। ये 2 शून्य दे रखे तो उनका योग कर लेंगे, उनका गुणा करके ये सूत्र लगा के डायरेक्ट बहुपद निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी दूसरी प्रश्नावली। अब हम चलते हैं तीसरी प्रश्नावली में। तीसरी प्रश्नावली जो ग्राफ से संबंधित है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, आसान से इसको सॉल्व कर सकेंगे आप इसमें। अध्याय 3 है तीसरी प्रश्नावली, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, उनका मानक रूप कैसे दिखते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो एक समीकरण तो ये रही आपकी इसका मानक रूप के रूप में कि ax
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक तो ये समीकरण है। दूसरी ये देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों ही समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये गुणांक होते हैं और x और y इसमें चर हैं। तो ये दो चर वाले रैखिक का मतलब इसकी जो चर है इसकी घात एक से ज़्यादा नहीं होगी, तो इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर हैं, एक तो x है और एक y है। तो ये x और y में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी घात एक है, और दो चर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें दो चर है x और y। तो ये मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और समीकरण इसके लिए कहेंगे क्योंकि इसके बराबर में 0 लगा हुआ है, ये समता चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने की दो समीकरण दे देंगे और उसको कहेंगे कि आप इसको हल करो। तो इसको हल करने की जो विधियाँ हैं वो आपकी किताब में दो प्रकार की विधियाँ दे रखी हैं, एक तो ग्राफी विधि दे रखी है और एक बीजगणितीय विधि दे रखी है। तो ग्राफी विधि में तो आप x और y का मान ज्ञात करेंगे, x के 3 मान ज्ञात करेंगे, y के भी 3 मान ज्ञात करेंगे, फिर दोनों से ग्राफ खींचेंगे और उससे x y का मान ज्ञात करेंगे। ये तो हो जाएगी आलेखी विधि या ग्राफी विधि। और दूसरी है आपकी बीजगणितीय विधि। इसमें आपके इस साल दो ही विधियाँ हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि है और एक आपके विलोपन विधि है। लेकिन एक विधि और होती है इसमें, वज्र गुणन विधि, जो कि अब जो इस साल आपके नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप याद कर लेना। बीजगणितीय विधि में आपके 3 विधियाँ आती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तीनों ही विधियाँ आपके बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। अब हम देख लेते हैं ये हल क्या होता है, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का हल चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। यानी कि एक समीकरण मान लो x प्लस वाई बराबर 4, इसमें चर कौन कौन से, इसमें चर हैं x और y। अब x और y के वो मान लेने जो इनको जोड़ने पे 4 आ जाएं। तो x के जो भी मान लेंगे हम, वो जोड़ने पे अगर 4 आते हैं तो वो उस समीकरण का हल कहलाएगा। जैसे 3 और 1 ले लो तो 3 प्लस 1 बराबर 4 हो जाएगा, ये इस रैखिक समीकरण का हल होगा। तो जो समीकरण जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं x और y का मान रखने पर, वो सभी के सभी x y के मान इस रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। फिर आपके आता है असंगत युग्म। ठीक है, ये कोई भी समीकरण होती है उसके अनंत मान होते हैं, अनंत हल होते हैं। एक समीकरण दे रखी है, इसके अनंत हल होते हैं। x और y के ऐसे कई सारे मान हैं जिनको रखने पर आप 4 यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पर इसके अपरिमित हल होते हैं क्योंकि जहाँ पर x और y के कई सारे मान हम इसमें रख सकते हैं। जैसे 1 और 3 रखा, वैसे ही इसमें 2 और 2 रख सकते हैं। 5 में से 1 घटा लेंगे, यानी कि x 5 ले लेंगे, y हमारा माइनस का 1 ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख के इसके अनेक मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो सीधी लाइन में ही बनेगा। ग्राफ मान चाहे कोई सा भी लेंगे, हम अलग अलग मान लेंगे और वो सही मान लेंगे तो ग्राफ इसका सीधा ही बनेगा सभी के लास्ट में। फिर आपके दो तरह के युग्म आते हैं, एक तो असंगत युग्म और एक संगत युग्म। ये क्या होता है वो भी देख लेते हैं। असंगत युग्म का मतलब ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, उसको हम असंगत युग्म कहते हैं। जैसे जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती एक दूसरे को, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अगर दोनों रेखाएं काटेगी तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ प्रतिच्छेद करिए, तो इसका हल ये होगा। जब ग्राफ काटेगा ही नहीं एक दूसरे को तो उसके हल प्राप्त होंगे ही नहीं, तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जो हल होता है वो असंगत होता है, युग्म होता है। युग्म जो संगत है वो क्या क्या होता है, जो ऐसा रैखिक समीकरण जिसका कोई न कोई हल प्राप्त होता है उसको हम संगत युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण के जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको 3 टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के ग्राफ वो कौन कौन से देखने को मिलेंगे, या तो दोनों ग्राफ जो लाइनें होगी ग्राफ की वो काटेगी एक दूसरे को, या वो एक दूसरे को इस प्रकार से बीच में बराबर गैप छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी, या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होके निकलेगी। तो ये 3 टाइप के जो ग्राफ आपके बनते हैं, जिसमें पहले टाइप के जो ग्राफ है इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं इनको। दूसरे टाइप की ग्राफ में जो रेखा बनती है इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, और जो तीसरे टाइप की जो रेखा बनती है इसको हम समपाती रेखा कहते हैं। जो दोनों रेखा जितनी बार काटती हैं उसके उतने ही शून्य या हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों रेखा हैं वो एक बार ही काट रही हैं, तो उसका एक ही हल प्राप्त होगा, एक ही हल प्राप्त। जैसे आप दुनिया में एक हैं, आप यूनिक हैं, एक को क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं। आपके जैसे दुनिया में और कोई नहीं है, तो उसका भी हल कोई दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब वो अद्वितीय, यूनिक हैं। आप भी अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई नहीं दुनिया में, आप भी अद्वितीय हैं, तो उसका हल भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। दुनिया में जो एक ही होता है उसको हम अद्वितीय
कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम अद्वितीय कहते हैं। समांतर रेखाएं अगर ये काटेगी नहीं एक दूसरे को तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जो अनंत बार काट रही है एक दूसरे को, अनंत बिंदुओं पे काटती हैं, ठीक है, इसके अपरिमित हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो समपाती रेखा होगी जो एक दूसरे पर होकर निकलेगी, उसके अनेक हल प्राप्त होंगे। जो समांतर होगी उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जो प्रतिच्छेदी होगी उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये एक बिंदु पे, ये अनेक बिंदु पे, और समांतर में कोई बिंदु पे नहीं काटती है। इनके गुणांकों की तुलना करके भी आप जो इसमें संगत असंगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, समपाती रेखाएं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, ये आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आप A1/A2 करेंगे और B1/B2 करेंगे। A1/A2 और B1/B2 करेंगे, ये करेंगे आप। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो अगर बराबर नहीं है, A1/A2 और B1/B2 निकालेंगे और वो दोनों मान बराबर नहीं है, तो वो जो होगा वो संगत होगा और उसका जो कोई हल प्राप्त उसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और उसकी जो रेखा बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। बिना ग्राफ बनाए आप इसमें इसको डायरेक्ट सी बता सकते हैं। देखते इस समीकरण को हम बता देंगे। अगर A1 और A1A2 और B1B2 दोनों बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, C1/C2, तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब वो समांतर रेखाएं होगी। यदि तीनों ही बराबर आ जाएं, तीनों ही अनुपात बराबर आ जाएं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो वो भी संगत होगा और अनेक हल प्राप्त होंगे। तो K का मान ज्ञात करने के लिए आपको कंडीशन दे देंगे। K का मान ज्ञात कीजिए जो अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं और अनेक हल है। तो फिर आप इसमें ये तीनों ही कंडीशन सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। ये पूरी आपकी जो इसमें आपकी 3.1 सारणी में भी दे रखा है, एक रेखा युग में दे रखा है आपको। ये यहाँ पर x, ये A1, B1 और ये C1 है, ये A2, B2 और ये C2 है, ठीक है, इसमें आपको दे रखा है। और यहाँ पर आपको A1/A2 जी 1/3 हो जाएगा, B1/B2 -2/4 हो जाएगा, C1/C2 यानी कि ये 0/-20 हो जाएगा। ये मान इस मान के बराबर नहीं है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी करेगी, दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और इसका केवल एक हल प्राप्त होगा जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद करनी है। अद्वितीय हल में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दूसरा सवाल है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बार काटेगी, यानी कि अनंत बार काटती हैं, तो वो क्या हो जाएगी? समपाती रेखाएं कहलाएगी। उसमें क्या होता है? तीनों ही बराबर होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अपरिमित रूप से अनेक हल इसके प्राप्त होते हैं। तीसरा है आपका इसमें ये समांतर रेखाएं होगी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन तीसरा मान इसके बराबर नहीं है। वो समांतर रेखा होती है, इसको जो हल होते हैं वो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये थे आपके ग्राफ। इससे संबंधित आपके जो प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आपके प्रश्नावली नंबर 4। चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात समीकरण यानी कि उस समीकरण की जो घात है वो कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 घात वाले समीकरण इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उसका मानक रूप क्या होता है दो घाती समीकरण का? तो ax² + bx + c = 0, ये इस द्विघाती समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ पर a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो फिर ये द्विघाती समीकरण है तो इसके हल भी प्राप्त होंगे, मतलब इसका कौन कौन मान प्राप्त होगा? हल करेंगे तो मूल, हल, मान, रूट, सॉल्यूशन और शून्यक, ये सभी एक ही चीज़ है। तो किसी भी द्विघात समीकरण की जो अधिकतम मूल हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि जिस समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक हल प्राप्त होते हैं। 2 घात वाले के 2, 3 घात वाले के 3, 4 घात वाले के 4। तो ये जो 2 मूल प्राप्त होंगे वो 2 मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, अलग अलग होंगे। ये 3 टाइप से आप जिसमें विभाजित कर सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको जैसे ये जो मूल प्राप्त होंगे 2, वो कैसे होंगे? तो वो ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात समीकरण ax² + bx + c के जो 2 मूल हैं अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब इनकी प्रकृति की जांच करने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। ये विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तिकर एक सूत्र होता है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ये विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac होता है। यहाँ पर ये जो ABC है वो गुणांक है, a x² का गुणांक है यहाँ पे, और b x का गुणांक है और c अचर पद है।
इन तीनों के मान बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे और फिर इसकी तुलना करेंगे कि ये जो डी का मान आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो 3 टाइप का हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। मान लो ये जो डी का मान आया ये आपके 0 से बड़ा हो, यानी कि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा है, तो उसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ध्यान रखना है, बड़ा होने पर अलग अलग होगा। दूसरा कंडीशन ये कि मूल जो है वो 0 के बराबर आ जाए, डी का मान, सॉरी मूल नहीं, डी का मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे ही, साथ ही समान होंगे। तो इन दोनों में समानता है। क्या समानता है? इन दोनों की जो मूल है वो वास्तविक होंगे। इसमें जो डी का मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, इसमें 0 के बराबर आएगा। इस बराबर से आपको याद रखना है इसके जो मूल है वो भी बराबर आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। बराबर से बराबर को याद कर लेना। फिर आपका तीसरा है कि इसका जो डी का मान है वो 0 से छोटा आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए। मान लो इसको हल करेंगे, अगर माइनस में आ जाता है तो उसके जो मूल है वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी नंबर होता है। उसको अभी हम नहीं ज्ञात कर सकते। 11th क्लास में आप साइंस मैथ्स लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में इमेजिनरी नंबर आता है, तो वहाँ पर आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के बाद में इसकी प्रकृति जांच करनी हो तो आप विविक्तिकर को चेक करेंगे। जहाँ पर विविक्तिकर डी का मान 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और असमान, मूल बराबर और ये वास्तविक होंगे अगर डी का मान 0 है, और डी का मान अगर 0 से छोटा है, माइनस में है, तो मूल काल्पनिक होंगे, उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये तो थे मूलों की प्रकृति। अब हम देखते हैं इसमें द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले विधि है गुणनखंड विधि, जो आपने पढ़ी है 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 9वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, और इसको 9वीं में ही पढ़ी है और 10वीं क्लास में भी आप इसको और पढ़ेंगे। तो ये गुणनखंड विधि है एक। तो दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो कि इस बार आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जो कि अब ये इसका सूत्र काम में नहीं आएगा। लेकिन तीसरी विधि का जो सूत्र है वो आपके काम आएगा, द्विघाती सूत्र, या फिर इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर x ये जो है ज्ञात करने के लिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये एक द्विघाती समीकरण का द्विघाती सूत्र होता है। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये एक श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। ये एक द्विघाती सूत्र है, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में भी जानते हैं। इसकी जो खोज है, यानी कि ये जो दिया गया था, वो सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ थे एक श्रीधर आचार्य, उनके द्वारा ये दिया गया था। इसको द्विघात समीकरण करने का जो ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, अंतिम हथियार कहा जाता है। द्विघात समीकरण अगर आपसे नहीं सोल्व हो रही तो आप इसमें डायरेक्ट मान रख दो, आपके सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे अंतिम हथियार होता है द्विघात समीकरण को हल करने का, और आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलते हैं 5वीं प्रश्नावली की ओर। 5वीं प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी है, श्रेणी नहीं श्रेणी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे श्रेणी है, ये श्रेणी अलग होती है, श्रेणी अलग है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होती है? इनके बीच में जो अंतर होता है वो बराबर होता है। समांतर समान अंतर, यानी कि 2, 4, 6 और 8 इनके बीच का जो गैप है वो बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी है। 10, 7, 4, 1 ये इनका भी गैप है वो बराबर है। -3 इनका 3 का गैप है। इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है। तो ये जो 2, 4, 6, 8 हैं, 10, 7, 4, 1 हैं, ये क्या है कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक जो संख्या है, तो इस संख्या को कहा जाता है पद। तो इसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और पद को हम लिखेंगे, पद को हम A1, A2, A3, A4, AN के रूप में लिखते हैं। पहला पद है, दूसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद है, 10वां पद है, nवां पद है, इस रूप में इसको लिखा जाता है। जैसे एक समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, AN, यहाँ पर 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है। तो पहला पद को हम समझ लेते हैं कि पहला पद क्या होता है। तो सबसे जो पहली नंबर दे रखा है वो हमारा पहला पद होता है। A1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा A1, या A के दो या A1 के दो, दोनों एक ही बात है, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सार्वंत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। सार्वंत्र क्या होता है? सार्वंत्र का मतलब 2 पदों का अंतर, पहला पद और दूसरे पद का अंतर कितना है, दूसरे तीसरे का अंतर, तीसरे चौथे का अंतर कितना है। तो ये ज्ञात करने के लिए आप दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है, लास्ट में से पहले वाले को घटाएंगे।
दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को उल्टा घटाएंगे ऐसे, तो आपका सार्वंतर आ जाएगा। अगर सार्वंतर बराबर आता है सभी में तो वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे इनका जो सार्वंतर है वो बराबर, 2 2 का अंतर है, तो इसमें d बराबर 2 बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। इसमें r का मान, इसमें d का मान जो है वो -3 है, जो कि सब में सेम है, तो ये भी आपके एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे। इसमें आपका ये सार्वंतर d का जो मान है वो धनात्मक प्लस की संख्या भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो माइनस की संख्या भी हो सकता है। n जो होता है वो पदों की संख्या होती है कि इसमें टोटल कितने पद हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास कक्षा 10 में जो 20 स्टूडेंट है, हाज नंबर 1 से लगा के 20 तक, तो इसका जो अंतिम छात्र है उसका हाज नंबर कितने 20 है, तो हम कहेंगे कि अंतिम छात्र 20वें नंबर का हाज नंबर है, तो उसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से आप अंतिम पद से भी इसमें पदों की जो संख्या है वो पता कर सकते हैं कि कितने इसमें पद हैं। तो ये एनवा जो पद है उसको हम an के रूप में लिखते हैं, और कभी कभी ये अगर सीमित हैं तो ये एनवा पद हमारा l हो जाता है, यानी कि ये अंतिम पद भी होता है। एनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार रहेगा आपके, an बराबर a प्लस, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जहाँ पर ये an है वो क्या हो जाएगा, एनवा पद है, ये a हमारा पहला पद होगा, ये n पदों की संख्या है, कुल कितने पद है उसमें, और d इसमें सार्वंतर के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र याद कर लेना इसको अच्छी प्रकार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला पद ज्ञात करना हो, जैसे इसका nवा पद दे रखा है और इसका अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो वो हम ज्ञात करने के लिए जिससे an लिखेंगे, ये nवा पद ज्ञात करना है, तो उसका अगला पद ज्ञात करने के लिए जिससे पहले वाला पद है, जैसे मान लो ये 5वां पद ज्ञात करना है, तो 5वें से पहले चौथा वाला जो पद है उसमें d जोड़ेंगे, तो a4 प्लस d हो जाएगा। फिर आपको मान लो इसका 5वां पद ज्ञात करना, तो चौथे पद में d जोड़ देंगे। और किसी भी समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो इस रूप में होता है, a प्लस a, ये पहला पद हो जाएगा। दूसरे पद के लिए ये a प्लस 2d हो जाएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये वाला a4 है। तो पहले पद में ये हो जाएगा, पहला पद ये a1, दूसरे पद में a प्लस डी, और तीसरे पद में हो जाएगा a प्लस 2d, चौथे पद में हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये हमारा जो है किसी भी समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पदों की संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है समांतर श्रेणी, एक तो परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें हम पदों को गिन सकते हैं, जैसे आपकी क्लास में छात्रों को गिन सकते हैं तो परिमित हो जाएगा, और जैसे आपके प्राकार संख्या है उनको हम नहीं गिन सकते तो वो अपरिमित समांतर श्रेणी हो जाएगी। परिमित जो समांतर श्रेणी होती है उसका अंतिम पद होता है, कोई न कोई अंतिम पद होता है, और अपरिमित समांतर श्रेणी में उसका कोई अंतिम पद नहीं होता है। अब हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। ये n इसमें पदों की संख्या है, ये a पहला पद है, n पदों की संख्या, d सार्वंतर है। ये तो तब जब इसका जो पदों की संख्या दे रखी हो, पहला पद दे रखा हो और सार्वंतर दे रखा हो, तब इसमें ये वाला सूत्र लगा के कर सकते हैं। मान लो आपको पदों की संख्या, पहला पद और अंतिम पद दे रखा है, और फिर आपको समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करना है, तो आप ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर n पदों की संख्या है, ये पहला पद है और ये वाला अंतिम पद है, तो पहले पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे और कुल पद जो है उसमें 2 का भाग देके गुणा कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये आपकी 5वें प्रश्नावली के सूत्र थे। अब हम 6ठी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। 6ठी प्रश्नावली जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। देखो त्रिभुज बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आपको लगता होगा ये मुश्किल है लेकिन ये आसान है, आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, और त्रिभुज को हम 2 भागों में बांटते हैं, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। यहाँ पे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें तीनों भुजा बराबर हो तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों ही भुजा बराबर होती हैं। जिसकी 2 भुजा बराबर हो तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो उसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर देखो, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। जिसका तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तीनों ही कोण 90 से कम है, इसका मतलब वो न्यून कोण त्रिभुज होगा।
और समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज का कोई न कोई एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अधिक कोण त्रिभुज में उसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो 8वीं प्रश्नावली है वो पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित है पूरी, और साइन कोस टेन जो पढ़ेंगे हम वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। फिर आता है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समरूप, सम यानी समान, रूप यानी उसका आकार, जिसका आकार समान होता है उसको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, उसका साइज बराबर होना ज़रूरी नहीं। ठीक है, उसकी शेप एक जैसी होनी चाहिए। दोनों शेप अगर एक जैसी हैं, जैसे आपने देखा होगा किताब में आपके ताजमहल के फोटो दे रखे हैं, एक छोटा ताजमहल है और एक बड़ा ताजमहल है तो दोनों ताजमहल ही, तो वो समरूप हैं। आपने मॉडल देखे होंगे, कई बार आपके जो किताब में जो आपके उदाहरण आते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम क्लास में नहीं ला पाते हैं, तो उसका मॉडल आपको बताया जाता है। जैसे हाथी दिखाना है बच्चों को, तो एक छोटा सा हाथी आपको कक्षा में लाके बता सकते हैं, तो वो उसका समरूप आकृति है। उसके आकार जो है वो उसके जैसे होता है, उसकी वैसे ये पूँछ होती हैं, उसकी सूंड होती हैं, हाथ, उसके पैर होते हैं, उसके कान होते हैं, उसकी आँखें होती हैं छोटी छोटी, तो ये सभी जो हैं वो सेम हाथी के जैसे होता है, तो उसको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आपके पासपोर्ट साइज़ के जो फोटो हैं वो आपके समरूप हैं। इस प्रकार से ये जो आकृतियाँ हैं वो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। समरूप आकृतियों के कुछ उदाहरण हैं, इस बार परिभाषा देख लो। तो दो आकृतियाँ समरूप कही जाती हैं अगर उनके आकार बराबर हों। आकार का मतलब शेप, उनकी शेप बराबर हो, शेप एक जैसी होगी तो उसको हम समरूप आकृतियाँ कहेंगे। उनकी माप बराबर होना ज़रूरी नहीं है, माप अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर वो सर्वांग सम आकृतियाँ के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन माप बराबर नहीं है, आकृति अगर एक जैसी है दोनों, तो वो फिर आपकी क्या हो जाएगी? समरूप आकृति हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक छोटी चूड़ी और एक बड़ी चूड़ी, वो आपके समरूप आकृति हैं। एक समबाहु त्रिभुज छोटा और एक समबाहु त्रिभुज बड़ा, वो आपके समरूप आकृति हैं। एक छोटा वर्ग 2 सेंटीमीटर वाला और एक 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग, इसमें भी ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो ये दोनों जो आकृतियाँ वो समरूप हैं, ये दोनों भी समरूप हैं। तो हम क्या कहेंगे? दो आकृतियाँ समरूप होती हैं अगर उनका आकार समान होता है तो उसको हम समरूप आकृति कहेंगे। सर्वांग सम आकृतियाँ, दो आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं अगर उनका जो शेप है यानी कि आकार है और साइज यानी कि माप है वो बराबर हो। जैसे दो वृत्त दे रखे आपको 3-3 सेंटीमीटर के, इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये इसको ढक लेगा, तो ये सर्वांग सम है। और ये वाले जो त्रिभुज हैं वो समबाहु त्रिभुज हैं, तीनों की जो माप है 5-5 सेंटीमीटर की भुजा है तीनों ही। तो ये त्रिभुज उठा के, एक नंबर के त्रिभुज को उठा के 2 नंबर के ऊपर रखेंगे तो ये उसको पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये भी सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। ये समरूप तो है ही, लेकिन सर्वांग सम भी हैं। ये आकृतियाँ जो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं वो समरूप तो होती हैं, ये इसके जैसे रूप तो दिख ही रहा है। ठीक है, ये इसके जैसा दिख ही रहा है, तो सभी जो सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं वो समरूप होती हैं। लेकिन इसका उल्टा आपसे पूछ लें कि क्या सभी समरूप आकृति सर्वांग सम होती हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो उसको पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। तो समरूप आकृतियाँ पूरी तरह से नहीं ढक पाती हैं, लेकिन सर्वांग सम आकृतियाँ पूरी तरह से ढक पाती है। तो सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। ये इसकी जैसी दिखेगी आपको, ये त्रिभुज इसके जैसे दिखेगा आपको, ये समरूप हैं और सर्वांग सम भी हैं। बहुभुजों की समरूपता, दो बहुभुज को हम समरूप कैसे बनाएंगे? अगर उनमें भुजाओं की संख्या समान है तो उसके दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला अगर कोई आकृति है तो उसकी 2 शर्तें पूरी हो जाएगी तो वो समरूप आकृतियाँ होगी। पहली शर्त कौन सी है? उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो। और दूसरा ये है कि संगत भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए। जैसे 2 आकृतियाँ दे रखी, आपकी ये चित्र दे रखे हैं, 2 त्रिभुज हैं ABC, इसमें कोण दे रखा है A 70 डिग्री, B 60 है और C 50 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे P 70 है, Q 60 है और 50, R का मान 50 है। तीनों कोण हो गए 50, 60, 70। भुजा का मान 4, 8 और 6, भुजा का मान 2, 4 और 3 है। इसमें कोण तो आपको सीधे दिख रहा है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो ये P के बराबर में A हो जाएगा, ये B के बराबर में Q हो जाएगा, ये C के बराबर में R हो जाएगा। ये तो है इनके संगत कोण, ये देखो सेम ही है, तो ये बराबर तो हो गई, पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरा कि इनकी भुजाएं का अनुपात 1 हो। संगत भुजा कौन कौन सी? AB है, तो AB के संगत इसमें
पी क्यू हो जाएगी। तो ये ए बी और पी क्यू, ठीक है। ये तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर कैसे हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है कोण ए ये 70 का है, पी भी आपके 70 का है, बी 60 का है तो आपके क्यू भी 60 का है, सी 50 है तो आर भी आपके 50 का है, ठीक है। पी क्यू आर है, ए बी सी, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और फिर आपके संगत भुजाओं का अनुपात वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो ए बी है वो पी क्यू के अनुपात में निकालेंगे, तो ए बी का मान यहाँ पे 4 है और पी क्यू का मान 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/2। 4/2 का मतलब 2/1 होता है। बी सी और दूसरी आपकी क्यू आर, तो बी सी का मान 8 है और क्यू आर का मान 4 है, तो 8/4 हो जाएगी और ये भी 2/1 हो जाएगी। सी और आर पी 6/3 हो जाएगी, ये भी 2/1। तीनों के अनुपात बराबर है, 2/1, 2/1 और 2/1, तीनों के अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ही आकृतियाँ समरूप हैं। संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम होना चाहिए, तो हो गए। तो त्रिभुज हम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं आपके त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो निशान लगा रखा है ये वाला निशान, ये समरूपता का निशान है, ये वाला जो कॉन्ग्रुएंट समरूपता का निशान होता है, ठीक है। सिमिलरिटी का निशान ये होता है। फिर आता है आपके समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो उनको हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि ऊपर जो दोनों त्रिभुज है ये समान कोणिक त्रिभुज है, इनके संगत कोण बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, बी वाला क्यू के बराबर, सी वाला आर के बराबर, उसको हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो उसको हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो समान कोणिक त्रिभुज अगर इनके कोण बराबर है, ठीक है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समरूपता के रूप में बता सकते हैं। साथ ही दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान रहता है। तो अगर ये समान कोणिक है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहता है, तो उसको हम समरूप आकृति के रूप में गिनेंगे। फिर आपकी एक प्रमेय दे रखी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और इस प्रमेय का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। ये क्या होती है, 6.1 प्रमेय है ये प्रमेय के अनुसार आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना इसको। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं अलग अलग दो बिंदुओं पर काटने वाली एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में विभाजित कर देती हैं। यानी कि एक त्रिभुज है ये आपके सामने, इस त्रिभुज में एक नई लाइन खींची हमने, ये डी ई, ये डी ई इसके समांतर है ना, ये डी ई इसके समांतर हैं, डी ई बी सी के समांतर हैं। अगर ये समांतर रेखा खींचेंगे तो ये जो लाइन है डी ई वो इस लाइन को यानी कि ए बी को और इस एस सी को, ये जो बीच में दो बिंदु आ रहे हैं ये दो अनुपात हो जाएंगे, एक तो ए डी हो जाएगा ये और एक डी बी हो जाएगा, एक ए ई हो जाएगा और एक ई सी हो जाएगा। तो ये जो अनुपात है वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बराबर रहेंगे। अगर समांतर है तो इनका अनुपात बराबर आएगा। अगर डी समांतर है, ये समांतर का निशान है, जो खड़ी लाइनें होती है वो समांतर रेखाओं का निशान होता है। तो डी ई समांतर है बी सी के, तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ये अनुपात बराबर आएगा। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके आगे पूछा जाएगा, ठीक है। ये इसमें से कई सारे सवाल आपके बनेंगे। फिर इसका विलोम उल्टा, समांतर है तो अनुपात भी बराबर होगा, और इसका उल्टा आ जाए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अगर ये रेखा है डी ई जो रेखा है वो इस डी रेखा को, ये डी रेखा इस ए बी और इस ए सी को बराबर अनुपात में बांटती हैं, तो वो तीसरी भुजा जो दे रखी है ये बी सी, इसके क्या हो जाएगी, ये डी समांतर होगी। तो ए डी बटा डी बी, ये ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, तो ये जो तीसरी लाइन है उसके समांतर हो जाएगी डी ई। तो ये आपकी जो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें आपके निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपको 7वीं प्रश्नावली है ये निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपके निर्देशांक ज्यामिति में एक तो इसका जो जनक है वो याद रखना है। निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं वो रेने दरकाते हैं। रेने दरकाते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ये निर्देश तंत्र आपके सामने है। यहाँ पर निर्देश तंत्र जो दे रखा है वो किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
तो ये निर्देश तंत्र जो होता है वो दो लाइनें होती हैं, एक आड़ी लाइन होती है और एक खड़ी लाइन होती है। आड़ी लाइन जो होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी लाइन को हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। जो आड़ी लाइन है वो एक्स अक्ष है और खड़ी लाइन वाई अक्ष है। यहाँ पर जो ये आड़ी लाइन है इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़ी लाइन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। जहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं और 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये जो तंत्र कहलाता है वो निर्देश तंत्र कहलाता है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटती हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये याद कर लेना। फिर इसको ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटेगी तो इसको 4 भागों में बांट देगी। तो ये जो भाग है ये वाला भाग आपका पहला भाग कहलाता है। ये वाली आकृति आपको ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। फिर ये आपके सेकंड चतुर्थांश है और ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चतुर्थांश इसमें आपके होते हैं। पहले चतुर्थांश में आपके निशान देख लो। ये पहले हम x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में, दोनों प्लस के होंगे तो पहले चतुर्थांश में होगा। x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है। x माइनस में और y प्लस में है तो फिर वो आपके किस में जाएगा? दूसरे में जाएगा। x माइनस वाई प्लस दूसरे में, और दोनों ही माइनस में है, x भी माइनस वाई भी माइनस, तो फिर हमारा तीसरे में जाएगा ये। और x प्लस में है और y माइनस में है तो ये चौथे में जाएगा। इसके अलावा x अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं उसको हम भुज कहते हैं। x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसको कोटि कहा जाता है। ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, याद कर लेना 0,0। और किसी भी बिंदु P के निर्देशांक हम ऐसा लिखते हैं Px, y। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। तो पहले x लिखेंगे फिर हम y का मान लिखेंगे। अब आपको मान लो कोई दो बिंदु दे रखे हैं, यहाँ से अपनी प्रश्नावली शुरू होती हैं। दो बिंदुओं के बीच में अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदु मान लो, एक बिंदु P ले लेते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। ये दो बिंदु है P और Q, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास में? दूरी सूत्र है PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र के रूप में जाना जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, दूरी हमेशा प्लस में ही आती है। आपने रोड पे देखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा, ये जो आकृतियाँ बनी रहती हैं रोड के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो माइलस्टोन जो बने होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ से जो जयपुर है वो 400 किलोमीटर है तो प्लस में लिखे होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है जयपुर माइनस के 400 किलोमीटर, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। एक दूसरा सूत्र है, मूल बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु मूल बिंदु है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको वही सूत्र लगाना है। लेकिन इसमें आपके x1 y1 0 दे रखा है और x2 y2 xy है, तो इसको हम सीधा ही सूत्र के रूप में काम में लेंगे। तो इसका सीधा सूत्र बनेगा OP बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि मूल बिंदु दे रखा हो, एक तरफ दोनों 0 दे रखे हो, एक तरफ दोनों 0 हो और दूसरी तरफ कोई मान दे रखा हो, तो दोनों को जो स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल ये निकालेंगे तो उसका हमें उत्तर आ जाएगा। तो इस दूरी सूत्र के द्वारा आपको इस प्रश्नावली में एक समकोण त्रिभुज को सिद्ध करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपके अगली 8वीं प्रश्नावली में भी आएगा, तो इसको एक बार और समझ लेंगे। अभी भी एक बार वापस इसको रिपीट करेंगे। तो पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वाला जो निशान है वो समकोण का निशान होता है। ठीक है, ये वाला जो निशान है वो समकोण का निशान होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। इसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं ये? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, बार बार काम आएगी। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती हैं। ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती हैं और कर्ण होता है। आप सभी को पता होगा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, नीचे वाली भुजा होती है वो आधार होती है, खड़ी भुजा होती है वो लंब होती हैं।
तो ये आधार, लंब और कर्ण ये समकोण त्रिभुज से संबंधित होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में काम आता है। यहाँ पर अगर एक बिंदु दे रखा है, मान लो P, दूसरी चीज़ समझता हूँ इसमें, तो P दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, P अगर ए बी से समदूरस्थ हैं, दो बिंदु हैं A और B, इससे समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, तो ये AP और PB बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर ये है आपके A और ये है आपके B, ये कोई बीच में है, समदूरस्थ का मतलब बीच में है, तो बीच में है तो AB की दूरी और ये AB के बीच में है, तो आपके AP की दूरी और PB की दूरी दोनों बराबर आएगी, ये दोनों आपके बराबर ही आएगी। ठीक है, और ये आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, दो बराबर भागों में बांटेगा। फिर आपको एक फैक्ट याद करना है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लो P, उसके निर्देशांक ज्ञात करना। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x,0 होते हैं। एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है, 0 होता है। ये एक्स अक्ष पे ये कोटि क्या है, 0 है, याद कर लेना इसको। और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ये P है, तो वाई अक्ष पे 0,y, एक्स का मान 0 होता है वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, वाई अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक 0,y है, इसमें भुज क्या है, 0 है, तो वाई अक्ष पर भुज का जो निर्देशांक होते हैं, भुज का जो मान होता है वो 0 होता है। फिर एक्स अक्ष से दूरी निकालनी, तो आपको किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी निकालनी तो y का मान लिख लेना है, ठीक है, वो भी प्लस में। और y अक्ष से दूरी निकालनी हो तो आपको x का मान लिख लेना है, x निर्देशांक लिख लेना है, वो भी प्लस में, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, दूरी कभी भी माइनस नहीं आती है। फिर आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में आपको जो सिद्ध करना होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर होगी तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसमें AB और AC दोनों बराबर है, तो हमने लिखा AB बराबर AC। दूरी सूत्र से इनकी दूरी ज्ञात करेंगे, दोनों दूरियां बराबर आएगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अच्छा, दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो AB के सामने क्या है, C है, और AC के सामने B है, तो B और C भी आपस में बराबर होंगे। फिर तीसरा त्रिभुज चलता है अपना समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, AB बराबर BC बराबर C हो जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताना देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितने डिग्री होती है। ये त्रिभुज के तीन कोण है A, B और C, इन तीनों की जोड़ कितना डिग्री आता है, कमेंट करके बताना इसका उत्तर। फिर आता है संरेखी बिंदु। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पे स्थित हो उसको हम संरेखी बिंदु कहते हैं। किन्हीं दो दूरियों को जोड़ेंगे तो तीसरी दूरी के बराबर आएगा, तो वो हमारा संरेखी बिंदु होंगे। फिर आता है वर्ग। वर्ग के बारे में आपने पढ़ा है कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है, चार भुजा वाली आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजा बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके विकर्ण बराबर होते हैं। दो चीज़ याद करनी है आपको दूरी सूत्र में, एक तो चारों भुजा बराबर होती हैं वर्ग में, और इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD और DA, चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसके विकर्ण भी बराबर होंगे, SC बराबर BD। फिर ये विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। सामने के जो बिंदु है, सामने का जो शीर्ष है उसको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जैसे इसमें SC और BD ये दोनों विकर्ण है। एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और ये वर्ग दोनों में समानता भी है और दोनों में अंतर भी है। तो समानता क्या है, तो समानता ये है कि दोनों में जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में और वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अंतर क्या है, तो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा, लेकिन विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण पे। यहाँ पर O पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा समचतुर्भुज में, और ये बराबर भागों में इसको बांटेंगे। तो भुजाओं में हम क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। SC इज नॉट इक्वल टू BD हो जाएगा। अगर SC बराबर BD है तो फिर वो वर्ग बन जाएगा। विकर्ण अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर वो वर्ग बन जाएगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर वो हमारा समचतुर्भुज आएगा। याद रखना, ये जो समद्विभाजित करता है OA बराबर OC होता है, OB बराबर OD होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 1/2 इंटू विकर्ण AC इंटू विकर्ण BD, इसका गुणा करेंगे तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा।
सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सारे के सारे जो वर्ग हैं वो समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी वर्गों में जो सभी समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज, जैसे वर्ग और समचतुर्भुज है वैसे ही आयत और आपका समांतर चतुर्भुज समानता भी है और उसमें आपके अंतर भी है। समानता क्या है वो देख लेते हैं। आयत एक ऐसी चतुर्भुज होती है, चार भुजा वाली आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर ये जो ए बी है वो इस सी डी के बराबर है और ये जो हमारा ए डी है वो इस बी सी के बराबर है। ठीक है, ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, ए सी और ये बी डी तो बराबर होंगी, साथ ही इसमें जो भुजा है ए बी बराबर बी सी हो जाए, सी डी हो जाएगा और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। इसके जो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर आते हैं, विकर्ण एस सी और बी डी ये भी आपस में बराबर होते हैं। फिर हम समचतुर्भुज के रूप में जैसे वर्ग के साथ में पढ़ा वैसे आयत के साथ में समांतर चतुर्भुज को भी पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, साथ ही वो समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ये आपको विशेष ध्यान में रख लेना है। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी। तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। आमने सामने की भुजा समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं और विकर्ण हमेशा बराबर नहीं होंगे। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। फिर आपके आता है 7.2 में विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र में क्या है कि दो बिंदुओं के बीच में एक कोई बिंदु है P, तो वो जो P बिंदु है ए बी के बीच में P बिंदु है, तो ये P बिंदु इस ए बी रेखाखंड को किसी न किसी अनुपात में बांटेगा। तो दो भागों में बांटेगा तो दो अनुपात हो जाएंगे, M1 और M2 नाम दे देंगे इसको। तो इस P बिंदु का जो निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ये ए बी दो बिंदु है, इससे बनने वाला रेखाखंड ए बी है, इनके ऊपर कोई बिंदु है P जो इसको M1 अनुपात M2 में बांटता है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, Pxy बराबर M1x2, ये याद कर लेना है, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये जो है सूत्र वो आपके विभाजन का सूत्र है। विभाजन में आपके P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर ये जो मान है वो x का मान होता है, ये दूसरा वाला y का मान होता है। अगर एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि M1 बराबर M2 हो जाए, ये जो M1 है वो और M2 बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये बीच में होगा P बीच में होगा तो मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो तो ये M1 M2 हट जाएंगे, डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मान लो इसका मान आप एक एक लेंगे, M1 M2 का मान एक एक लेंगे, ये एक एक हो जाता है, तो ये 1 बटा ये प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। एक एक से गुणा करेंगे तो x2 x1 रह जाएगा ऊपर, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये सूत्र बन गया नया, वही सूत्र है सेम। तो यही इसमें हमने M1 और M2 बराबर हमने लिखा 1, ठीक है, हमने एक ही लिखा। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। फिर आपको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो दो बिंदु समत्रिभाजित, एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो बीच में से कितनी जगह से काटेंगे। आप वीडियो को स्टॉप करके बताओ कि एक रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो उस रेखाखंड को बीच में से कितनी जगह से काटेंगे। तो अब तक आपने सोच लिया होगा, अगर आपने 3 सोचा है तो गलत है। उस रेखाखंड को हम 2 भागों में 2 जगह से काटेंगे। कोई रस्सी है, मान लो ए बी रस्सी, इसको 3 टुकड़े करने तो 2 जगह से काटेंगे बीच में, तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो 3 टुकड़े यानी कि 2 जगह से काटेंगे, तो वो जो बिंदु है वो P और Q होंगे। ये जो P बिंदु है इस पूरे रेखाखंड को 2 अनुपात में बांटेगा। P से पहले 1 अनुपात है और P के बाद में 2 अनुपात हो जाएगा। तो P के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 होगा। अगर समत्रिभाजित करेगा तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 1 अनुपात 2 होगा। Q ये भी इसको समत्रिभाजित करेगा, तो Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसका अनुपात क्या लेंगे, M1 Q से पहले ये हमारा 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और Q के बाद में 1 हो जाएगा, तो ये 2 अनुपात 1 आएगा। इस प्रकार से आपको जो 7वीं प्रश्नावली के सूत्र हैं वो अच्छी प्रकार से देख लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके प्रश्नावली 8 की ओर।
8वीं प्रश्नावली जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आप इसमें पढ़ेंगे, साइन कोस टेन। डरना नहीं इस प्रश्नावली से, बहुत आसान प्रश्नावली है ये, और सारे जो सूत्र हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक लगाएंगे और इस सूत्रों को हम इसमें याद करेंगे। और पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय ये होती क्या है, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज की जो 3 भुजा और 3 कोण होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, बस उन्हीं अनुपातों का हम इसमें संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। वैसे ही जो शब्द है ये ट्रिग्नोमेट्री, जिसको अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, तो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक शब्द से हुई है, और जिसमें ट्राई, जिसमें TRI ट्री यानी ये हो जाएगा आपके 3, गोन ये हो जाएगा आपके भुजा, और मेट्रोन ये हो जाएगा आपके माप, 3 भुजाओं का माप। यानी कि पूरी त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से जो काम में लिया जाएगा त्रिभुज, वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज हमने पहले पढ़ा है 7वीं प्रश्नावली में, वही त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले कोण को हम, भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, कर्ण होता है। अब हम इसमें कोण के आधार पर ये आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। देखो, अगर हम इसमें आधार ये नीचे वाला ले रहे हैं और लंब ये वाला ले रहे हैं, तो ये कोण C होने पर होगा। यानी कि ये यहाँ पर अगर कोण C है तो इसके सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, बचा हुआ आधार होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, और बचा हुआ आधार होता है। अगर कोण हम यहाँ A पे लेंगे तो ये हमारा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। फिर A पे लेंगे तो ये लंब हो जाएगा आधार, और ये लंब वाला आधार हो जाएगा। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी देखते हैं। कोण A होने पर, न्यून कोण A होने पर, यानी कि ये वाला कोण लेंगे हम तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला कोण तो सेम वैसे वैसे ही रहेगा। अब त्रिकोणमिति अनुपात ये क्या होता है, देखो त्रिकोणमिति अनुपात में हम त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज हमने अभी पढ़ा है, लंब, कर्ण और आधार, इसके अंतर्गत आप लंब, आधार और कर्ण इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात लेंगे, दो भुजा का अनुपात लेंगे। अनुपात का मतलब बट्टे में लिखेंगे उसको, लंब के बट्टे में आधार लिखेंगे, लंब के बट्टे में कर्ण लिखेंगे, कर्ण के बट्टे में लंब लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम 6 अनुपात बनाते हैं। इसके टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते तो ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें 6 अनुपात काम में लेते हैं। तो पहला ले लिया हमने, मान लो लंब बटा कर्ण, एक तरफ लंब है और दूसरी बटे में कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण को क्या कहा जाता है, साइन थीटा कहा जाता है। इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद रखना है आपको। साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं। फिर एक तरफ हमने लंब और कर्ण को लिया, अब हम आधार और कर्ण को लेंगे। तो आधार बटा जो कर्ण होता है वो कॉस थीटा होता है, आधार बटा कर्ण, इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। और लंब बटा आधार ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी याद करेंगे। अभी एक बार हम देख लेते हैं ये साइन कोस टेन अनुपात में कैसे लिखेंगे। फिर ये तीनों उल्टे होते हैं, 3 याद कर लिया आपने, इन तीनों के उल्टे आपको याद करने हैं। जैसे टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है, तो लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। ये आधार बटा लंब एक दूसरा के उल्टा होगा, ये टेन और कोट के, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार टेन, आधार बटे लंब कोट। ये देखो आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण तो होता है कोस, और इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार बनेगा जो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। फिर पहला था हमारा लंब बटा कर्ण, इसको उल्टा करेंगे कर्ण बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा। अब कौन किसका उल्टा है वो आपको याद कर लेना है अच्छी प्रकार से, और क्रम आपको ये याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कौन किसका उल्टा होता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये देख लेना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का ये इसी क्रम में आपको याद करना है। पहले वाला लास्ट वाले का उल्टा होता है, ऊपर से दूसरा वाला नीचे से दूसरे का उल्टा होता है, और बीच में दोनों आपस में उल्टे होते हैं।
आपको क्रम यही रखना है, साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक, एस सी टी सी एस सी, एस सी टी सी एस सी, एस सी टी सी एस सी आपको याद करना है इसी क्रम में, ठीक है। आपको इसी रूप में याद करना है ताकि आगे कई सूत्र हम काम में ले लेंगे। यहाँ पर जो साइन है वो कोसेक का उल्टा, यानी कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब उसको एक के बटे में लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक हो जाएगा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन हो जाएगा, एक के बटे में लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें दूसरा वाला कोस को, तो कोस सेक का होता है, कोस सेक का होता है तो 1/सेक हो जाएगा और सेक को लिखेंगे 1/कोस। टेन कोट का होता है तो टेन को लिखेंगे 1/कोट और कोट को लिखेंगे 1/टेन। इसके साथ ही टेन और कोट के दो सूत्र और याद कर लेना आपको। टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटा कोस के रूप में और टेन का उल्टा कोट होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कोस बटा साइन। तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस का कोस बटा साइन, यानी कि टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है और बहुत ही आसान है। पहले वाला लास्ट वाले का उल्टा, साइन कोसेक का, कोस सेक का, टेन कोट का, बस आपको याद हो जाएंगे। या फिर आप जो अनुपात हैं उन अनुपात को कैसे याद करेंगे, लंब कर्ण, आधार कर्ण, कर्ण आधार, आधार लंब, ये कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है, लाल कक्का, LALKKA। ये LALKKA क्या है, तो ये लाल कक्का में L जो है वो हमारा लंब है, L क्या है, L ये लंब है, ठीक है। L लंब हो जाएगा, A आधार हो जाएगा और L वापस लंब है, K कर्ण है, K कर्ण है और ये A आधार है। तो ये याद कर लेना आपको, ठीक है। साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, ऐसे याद हो जाएगा। तो लाल कक्का याद करना है, लाल कक्का में ये लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण, ये साइन होता है। दूसरा है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और तीसरा है लंब बटा आधार, ये क्या है हमारे पास में, ये लंब बटा आधार, ये हमारे पास में टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन। अब इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो टेन का उल्टा क्या लिखेंगे हम इसमें, कोट लिखेंगे, टेन का उल्टा कोट और कोस का उल्टा सेक हो जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सूत्र याद कर लेना है। तो ये सूत्र आपके काम आएंगे। सबसे पहले जो साइन शब्द है इसका प्रयोग, लिखित प्रयोग जो किया गया था अपने भारतीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, इन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में किया था। तो आर्यभट्ट की किताब का नाम भी आपको याद करना है, आर्यभट्टियम, ठीक है। इसी प्रकार से इसको याद कर लेना है। आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, गणित दिवस कब मनाया जाता है, और एक विज्ञान दिवस, गणित दिवस और विज्ञान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आपके त्रिकोणमिति सारणी है, इस सारणी को बनाना भी हम सीखेंगे, ये आपके काम आएगी। इसमें आपको दो चीज़ सीखनी है, एक तो 0/1 0 होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाए 1/0 तो ये अपरिभाषित अनंत होता है, याद रख लेना, अपरिभाषित अनंत होता है। फिर कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हैं वो आपको याद कर लेनी है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण कौन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसमें हम, ये है हमारे पास में और इससे हम ये बनाएंगे तो ये बना सकते हैं हम, इसमें हम भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का। देखो साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 बन जाएगा, कोस में साइन का भाग देंगे तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट हो जाएगा, कोस बटा साइन ये हो जाएगा आपका कोट, और 1/साइन जो होगा वो कोसेक होगा। तो मैंने बस वैसे याद कर रखा है, साइन स्क्वायर का भाग देंगे तो इससे 1 बनेगा, इससे कोट बनेगा और इससे कोसेक बनेगा। तो ये दूसरी सर्वसमीकरण बन गई, साइन स्क्वायर का भाग देने पर दूसरी, और कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो तीसरी बन जाएगी। साइन में कोस का भाग देंगे तो 10 बनेगा, कोस में कोस का भाग देंगे तो 1 बनेगा, और 1 में कोस का भाग देंगे तो सेक बनेगा। बस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तीनों ही सर्वसमीकरण अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। एक सर्वसमीकरण से बाकी दोनों सर्वसमीकरण भी याद कर लेंगे। तो तीनों ही सर्वसमीकरण याद होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रखनी है। अब एक बार साइन का भाग देंगे साइन स्क्वायर का, एक बार कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो दूसरी और तीसरी भी बन जाएगी। फिर आती है बीजगणित, बीजीय सर्वसमीकरण। यह आपने पढ़ी होगी, बीजीय सर्वसमीकरण 8वीं में पढ़ी होगी और 9वीं में पढ़ी होगी, 9वीं और 8वीं दोनों क्लास में है। a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। आपने ये पढ़ा होगा तो वो भी सही है, a² + 2ab + b², ये भी आपके सही है, कोई गलत नहीं है, और ये वाली भी सही है। ये आपने 9th में पढ़ी है या 8वीं में पढ़ी है, ठीक है, दोनों एक ही है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो हुई आपकी प्रश्नावली 8 तक। 9वीं प्रश्नावली में कोई नया सूत्र नहीं, वही दूरी और ऊंचाई के लिए आपको सर्व समीकरण, इसके अलावा आपको जो साइन कोस टेन के अनुपात इसमें काम में लेने, लंब बटा आधार, आधार बटे कर्ण, ये सारे जो अनुपात है वो आपके 9वीं प्रश्नावली में भी काम आएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आपके सीधा 10वीं प्रश्नावली में। 10वीं प्रश्नावली आपके व्रत से संबंधित है। वृत्त है ये, व्रत नहीं है ये, वृत्त। व्रत तो सोमवार मंगलवार का करते हैं हम, उपवास करते हैं, वो वाला है, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त में आपको एक परिभाषा याद कर लेनी है वृत्त की। वृत्त क्या होता है, एक तल में, जैसे कोई समतल है, कागज़ है, उसके ऊपर कोई एक स्थिर फिक्स बिंदु है। ये कोई कागज़ है, इसके ऊपर एक फिक्स बिंदु है, इससे बराबर दूरी पर, चारों तरफ इससे बराबर दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ बनता है उसको कहा जाता है वृत्त। तो ये वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है या बिंदुपथ होता है, उसको वृत्त कहते हैं। जो स्थिर बिंदु है उसको तो कहते हैं वृत्त का केंद्र, और समान दूरी होती है उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त बना हुआ है, इसमें ये ओ इस वृत्त का केंद्र है और OP इस वृत्त की त्रिज्या है, जिसको हम R से लिखते हैं। R रेडियस होती है त्रिज्या, जिसको हम R से लिखते हैं। एक सूत्र होता है व्यास और त्रिज्या। तो अगर ये आधी है तब तो त्रिज्या है, और ये पूरी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। तो ये इसका व्यास हो जाएगा, AB इसका व्यास हो जाएगा, और AB व्यास बराबर इसकी 2 त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास ज्ञात करना को तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर लो, और त्रिज्या ज्ञात करनी तो व्यास में 2 का भाग दे दो। तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर 2 व्यास बटे 2। फिर आती है छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काट के निकलती हैं, छेद करके निकल जाती हैं। एक लाइन है ये L, इस वो केंद्र वाले वृत्त को ये AB बिंदु पर काट के निकल रही है, छेद करके निकल गई, तो ये L है, वो छेदक रेखा कहलाती है। दूसरी है स्पर्श रेखा। ये छेदक रेखा के दोनों बिंदु मान लो एक ही हो जाए, एक बिंदु पर टच करके निकल जाती है लाइन, तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को जो स्पर्श बिंदु के रूप में जाना जाता है। स्पर्श रेखा और वृत्त, यहाँ पर जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है ये P बिंदु, इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। फिर आपके प्रमेय दे रखी है 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। यानी कि वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा है और वहाँ पर कोई त्रिज्या है, तो वो उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा ही वो 90 डिग्री का कोण ही बनाती है। एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के ऊपर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। तो वृत्त के ऊपर तो अनंत खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर आपके वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करने की। एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर P बिंदु से इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है और वो P बिंदु वृत्त के अंदर है, जैसे इस वाले चित्र में देखो, यहाँ पर वृत्त के अंदर है, तो यहाँ तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बनेगी, सारी सारी छेदक रेखा बन जाएगी, 2-2 बिंदु पे काट के निकलेगी। तो जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तब वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 है। दूसरी स्थिति में जब बिंदु वृत्त के ऊपर हो, वृत्त के ऊपर होगा तो वह उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अंदर होगा तो 0, ऊपर होगा तो 1, और बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये P बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक को हम T1 नाम देंगे, दूसरी को T2। तो PT1 और PT2, एक वृत्त के बाहर बिंदु P है, इससे इसके ऊपर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो भी बराबर होती हैं, यानी कि PT1 बराबर PT2 आती है। आपको परीक्षा में दे देगा कि 2 स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस PT2 की लंबाई ज्ञात करो तो वो भी 3 सेंटीमीटर ही आएगी। प्रमेय नंबर 2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये आपको जो अभी हमने बताया था कि वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।
फिर आपके प्रश्नावली है 11वीं प्रश्नावली। 11वीं प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहले रचना वाली प्रश्नावली थी, इसको हटा दिया गया है, अब आपके वो वाली नहीं आएगी। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये वृत्त है, इसकी दो त्रिज्या, ये आर त्रिज्या, दूसरी आर त्रिज्या ये, और इसका चाप ए बी, इनके बीच का जो एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम त्रिज्यखंड के रूप में जानते हैं। दोनों त्रिज्याओं के बीच में कौन कौन कोण बनेगा तो उसको हम थीटा कोण से लिखते हैं। ये जो छायांकित भाग है इसको हम त्रिज्यखंड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एक तो अगर छोटा है त्रिज्यखंड तो उसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और बड़ा वाला भाग है तो उसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो कोई थीटा कोण वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसका जो सूत्र है वो इस प्रकार रहेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वृत्त का हिस्सा है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। ये जो कोण है ये 360 में से होगा, एक बिंदु के चारों ओर कोण 360 डिग्री का बनता है, उसमें से थीटा कोण लेना है। तो थीटा बटा 360 इंटू इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो लघु त्रिज्यखंड का है। बड़े त्रिज्यखंड का ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, पहले लघु त्रिज्यखंड का ज्ञात करके पूरे वृत्त में से इस लघु को घटा देंगे तो बचा हुआ जो होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी, मान लो ये ए से बी तक की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, ये जो चाप की लंबाई वो परिधि का भाग होता है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360 तो आई गई, तो चाप की लंबाई परिधि है तो फिर इसमें 2 पाई आर गुणा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल से गुणा हो जाएगा। सूत्रों को रटना नहीं है, समझना है, आगे ये आपके काम आएंगे, आपको याद रहेंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। फिर आपको वृत्तखंड के बारे में देख लेना है। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। छोटा भाग जो होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। देखो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती हैं, तो छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ये वाला त्रिज्यखंड को हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इसमें से जो त्रिभुज बन रहा है AOB, इसका हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यानी कि इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इस प्रकार की आकृति में ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पूरे का, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बचेगा जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर आती है आपकी 12वीं प्रश्नावली, जिसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। दो आकृतियों को जोड़ना है, उनसे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उनकी भुजा ज्ञात करनी है, इस प्रकार से सवाल इसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको सूत्र नहीं दे रखे प्रश्नावली में, लेकिन आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए तो ही आप इसमें सवाल कर पाएंगे। तो इसमें आपको एक तो घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, और घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, 5 चीज़ें हैं, पांचों के सूत्र याद कर लेने। पहले घन के बारे में देखते हैं। तो घन क्या होता है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती हैं। आपने देखा होगा जैसे पासा होता है, डाइस, वो घन के आकार के होता है। सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो उसमें आता है पासा। आगे 14वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे हम पासे को अच्छी प्रकार से। तो ये जो आता है पासा, वो वर्ग घनाकारी होता है, इसमें वर्ग बने होते हैं, 6 वर्ग होते हैं उसके, और 6 वर्ग बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसको फलक कहते हैं। तो 6 फलक होते हैं इसमें, 8 इसके कोने होते हैं। ये कोने जो दिख रहे हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं, कोर जो होती है वो 12 कोर होते हैं, 12 किनारे। आपने 8वीं क्लास में आइलर सूत्र पढ़ा होगा, जिसमें आपको EV+A बराबर E+2 पढ़ा होगा, आइलर सूत्र, जिसमें आपको 2 चीज़ देके तीसरी चीज़ पूछी जाती है। विकर्ण कितने होते हैं, विकर्ण इसमें 4 होते हैं, 4 इसमें विकर्ण हो जाएंगे। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में लिखा जाता है। ए क्या है, इस वर्ग की भुजा है। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या A क्यूब,
और इसको घन इकाई में लिखा जाता है। देखो एक चीज़ आपको देखनी है, एक तो आपको 1 से लगा के 10 तक के घन याद होने चाहिए। घन का मतलब संख्या को 3 बार गुणा करना, और 1 से लगा के 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए ताकि आप सवाल को अच्छी प्रकार से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे 2 का घन आपको पूछे तो 2 का घन क्या होता है, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का घन 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का घन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 बार, संख्या को 3 बार गुणा करने पर घन आ जाता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो आप 5 का घन करके बताना 5 का घन कितना आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करना 5 का घन कितना आएगा। फिर आपके घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं, आयत से बने होते हैं। तो इसके मान लो फलक की जो आकृति वो पूछे तो आप बताएंगे आयताकार होते हैं। कितने फलक होते हैं, तो 6 ही फलक होते हैं, सेम होते हैं। केवल इसमें भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो बराबर नहीं होती है, बाकी सेम घन की जैसी 8 ही इसमें किनारे शीर्ष होते हैं, कोने 12 कोर होती हैं, किनारे होते हैं, और 4 इसके विकर्ण होते हैं। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से लिखेंगे। यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण परिष्कृत क्षेत्रफल 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। हिंदी में भी याद कर सकते हैं और इस प्रकार से इंग्लिश का जो अक्षर है वो लिख के भी याद कर सकते हैं। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। LBH लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण परिष्कृत क्षेत्रफल 2 कोष्टक LB BH और HL, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। फिर आएगा आपके बेलन। ये बेलन इस प्रकार की होती है, सिलेंडर जैसा आपके घर में जो गैस की टंकी होती है वो बेलन के रूप में ही होती है। पानी का जो बड़ा कैंपर होता है वो सिलेंडर के रूप में ही होता है, बेलन के रूप में ही होता है। बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है। ये नीचे आकृति बन रही वो वृत्त की जैसी होती है। आधार की त्रिज्या को R लिखते हैं और इसको ऊंचाई को H लिखेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो पाई R स्क्वायर लगाएंगे। दोनों सेम होते हैं, इसका ढक्कन और पेंदा दोनों एक ही आकृति के होते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R कोष्टक H प्लस R। बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H, ये बेलन का आयतन होता है। फिर आपको शंकु देखना है इसमें, तो शंकु में क्या होता है, ये जैसे आइसक्रीम का कोन है, जोकर की टोपी है, बर्थडे की जो केप होती हैं वो वाली टोपी हैं, ये सभी आपके शंकु की आकृति के होते हैं। मेहंदी का कोन है, ये भी आपके शंकु की आकृति का ही होता है। ये आकृति, इसमें नीचे आधार वृत्ताकार होता है और बीच में सीधी लाइन होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। और ये तिरछी जो लाइन है ये L इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई कहलाती हैं। ये R इसकी त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या। तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज बनता है इसमें OAB OAC या AOC जो है वो समकोण त्रिभुज है, जिसमें तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। ये तिर्यक लंबाई का सूत्र है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL प्लस R होता है। ये शंकु के सूत्र हैं, इसको आप अच्छे प्रकार से याद कर लेना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अच्छा, आयतन बेलन का और शंकु के आयतन में थोड़ा संबंध है। ठीक है, 3 शंकु मिलाओ एक जैसे तो एक बेलन बन जाता है। ठीक है, याद रखना है। जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 3 एक जैसे शंकु मिलाएंगे तो एक उसी त्रिज्या का एक बेलन भी बन जाएगा। फिर देखते हैं हम इसमें, अच्छा, क्षेत्रफल की इकाई को हम वर्ग इकाई लिखते हैं और आयतन की इकाई को घन इकाई लिखेंगे। गोला R त्रिज्या का वृत्त से बनता है, ये 3D आकृति है। गोला जो होता है वो R त्रिज्या से बना होता है। तो गोला जो होता है वो वृत्त से बना होता है, वृत्त R त्रिज्या का होता है, उसमें भी R त्रिज्या होती है। इस प्रकार का जो है वो गोला होता है। गोले की त्रिज्या को हम R से लिखते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर और गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई R क्यूब होता है। फिर आता है अर्धगोला, यानी कि गोले को बीच में से काट देंगे तो वो हो जाएगा अर्धगोला। जैसे कटा हुआ नारियल है वो अर्धगोले के रूप में, कटी हुई बॉल है, कटोरा है, वो अर्धगोले के रूप में होता है। इसमें R में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, त्रिज्या तो वही रहेगी सेम, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन आएगा।
अर्धगोले का जो वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल यानी कि इसके ऊपर ढक्कन को छोड़ दें, ये केवल एक खोखला भाग जो है इस वाले हिस्से यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो जो होगा वो आपके पूरे का आधा हो जाएगा। यानी कि पूरा जो है वो 4πr² है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, मतलब 2πr² हो जाएगा। 3πr² तो वक्र संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का, वक्र प्रस्थीय हो जाएगा आपका 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण प्रस्थीय 3πr²। ये 3π इसलिए होगा क्योंकि एक वृत्त आपके ऊपर बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, ये 3πr² हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 तो ये, और एक और ऊपर वृत्त बन रहा है तो πr² करेंगे तो ये 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है तो पूरे गोले का आयतन में 2 का भाग दे दो, तो ये 4/3 πr³ है, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 के बार से 4 कटेगा 2 बार, ये 2/3 πr³, सेम वही सूत्र आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो ये अर्धगोले का आयतन है, और यहाँ पे 4 है तो ये पूर्ण गोले का आयतन है। ये तो था आपकी प्रश्नावली नंबर, ये कौन सी प्रश्नावली है आपके 12वीं प्रश्नावली, ठीक है। ये 12वीं प्रश्नावली थी जिसमें आपके संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सूत्र थे। किताब में आपके नहीं दे रखे लेकिन काम आएंगे सभी आपको इसी प्रकार से देख लेना है। फिर आपको और भी कोई समस्या हो गणित में तो ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे सवाल की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सअप कर देना, और PDF के लिए तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बोर्ड परीक्षा तक इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिलते रहेंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली 13वीं प्रश्नावली में क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी में क्या क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 हैं आपके, समांतर माध्य, माध्यिका जिसको माध्यक भी कहते हैं, और बहुलक। तो सबसे पहले देखेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम बार बार समांतर माध्य नहीं लिखेंगे, केवल माध्य लिखेंगे, और माध्य का मतलब औसत, एवरेज। इसमें सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। और फिर इसकी समांतर माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ हैं जिसके सूत्र अलग अलग हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें आपके होता है सूत्र माध्य x बार बराबर सिग्मा, इसको कहा जाता है सिग्मा एक्स एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और ये नीचे सिग्मा एफ है। कल्पित माध्य विधि है, इसमें आपको a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ करना पड़ता है। a कल्पित माध्य होता है और d विचलन होता है। फिर पद विचलन या पग विचलन विधि, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच करेंगे। ये जो u है उसको निकालने के लिए यह आएगा आपका d ज्ञात करेंगे, और फिर इसमें h का इसमें वापस भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसी को हम u के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पग विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि। ये h जो है वो वर्ग अंतराल के रूप में आता है। फिर वर्ग अंतराल क्या होता है, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। जैसे ये वर्ग है 40 से 50, तो 40 जो है वो निम्न सीमा होती है और 50 ऊपरी सीमा होती है, उच्च सीमा होती हैं। यहाँ पर 50 में से 40 को घटाएंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर है आपके वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी कि दोनों के बीच के मान मध्य मान, ये ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आएगा। फिर आता है आपका बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको बारंबारता देखनी पड़ती है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होती है, जिस अंक की, वो उसका बहुलक कहलाता है। जैसे 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 4 उसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक वर्ग, ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसको हम बहुलक वर्ग के रूप में लिखेंगे। ये इसका सूत्र होता है बहुलक ज्ञात करने का सारणी से। ये बहुलक z बराबर मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, ये आपके आगे काम आएगा। ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो ये सूत्र है इसमें L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र है। और इसमें क्या क्या काम आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H इसका वर्ग अंतराल कहलाता है। इसके सारे सूत्र में सवाल करवाऊंगा, वहाँ पे आप देख लेना इन सभी को। तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आता है माध्यक और माध्यिका। माध्यक या फिर माध्यिका। माध्यक का मतलब होता है मध्य का मान, बीच का मान जो होता है उसको हम माध्यक कहते हैं।
और ये ज्ञात करने के लिए आपको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखा जाना चाहिए। जो मान दे रखा है उसको पहले घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है जब n का मान विषम संख्या हो, यानी कि संख्या विषम संख्या में दे रखी हो, तो माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n+1/2 वापद, n+1/2 वापद का मान ये माध्यक हो जाएगा। जब n सम संख्या हो तो हम क्या लिखेंगे इसमें, माध्यक बराबर n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद का वापस से जो 2 का भाग लगाना है। ठीक है, जैसे बीच की संख्या दे रखी है, मान लो 8 है तो 8/2 चौथा पद और 4 + 1 यानी कि पाँचवा पद, चौथा पद और पाँचवा पद का भाग दे दें, इसमें जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो आपका इसमें जो पद आएगा वो आपका माध्यक हो जाएगा। फिर माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संचय बारंबारता निकाला जाता है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें संचय बारंबारता ज्ञात की जाती है। और संचय बारंबारता का जो वक्र होता है, जो उसको ग्राफ होता है, उसको त्वरण कहा जाता है। माध्यक का सूत्र लिखा हुआ है ये आपके सामने, माध्यक m = L + n/2 - CF/F × H। क्या क्या है ये, इनको हम देख लेते हैं। L ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n जो है वो आपके बारंबारता का जोड़ हो जाएगी, CF माध्यक वर्ग से पहले की ठीक पहले की संचय बारंबारता, और F जो होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक में आपको संबंध बताना है। तो ये होगा आपके 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये तो आपकी किताब में दे रखा है। इसको याद करने के लिए आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य। 3 और 2 किसके साथ में आएगा, माध्यक में 3 अक्षर है तो 3 लिख लो यहाँ पे, बहुलक में कोई 4 अक्षर तो इसमें 4 भी आपको नहीं लिखने, और माध्य में 2 अक्षर हैं तो फिर आपके 2 लिखने। कन्फ्यूजन इसी में रहता है माध्यक और माध्य में कि 2 किसके साथ 3 किसके साथ, तो माध्यक में 3 3 के साथ, माध्य में 2 तो 2 इसके साथ। ठीक है, याद कर लेना माइनस है। इसको इधर लाओगे, 2 माध्य को इधर लाओगे तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य बन जाएगा। ठीक है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना और भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो। ठीक है, और जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो उसका फ़ोटो खींचकर मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। फिर आती है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता की जो जोड़ है वो हमेशा 1 आती है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं को जो जोड़ है वो हमेशा 1 होती है, होने की और नहीं होने की दोनों की। प्रायिकता की सीमा क्या है, प्रायिकता की सीमा यह है कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि माइनस में प्रायिकता नहीं आएगी। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 1.1 भी आपकी प्रायिकता नहीं आएगी। उत्तर जो आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कम से कम 0 आ सकता है, अधिक से अधिक 1 आ सकता है इसका उत्तर। यानी कि इसमें जो उत्तर आएंगे वो ऊपर छोटी संख्या आएगी और नीचे बड़ी संख्या आएगी। कभी भी आपके जो उत्तर ऊपर बड़ी और नीचे छोटी संख्या वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना ये। और प्रतिशत में बात करें तो 100% से ज़्यादा कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं प्रायिकता में। कोई कहे कि मैं 101% की गारंटी देता हूँ तो गलत है, इसमें ये प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है, 100% की गारंटी ही दी जाती है प्रायिकता में। तो ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ये आपकी प्रायिकता की सीमा होती है, लिमिट होती है। निश्चित घटना क्या होती है देख लेते हैं। ऐसी घटना जिसका घटित होना पहले से निश्चित हो, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, उसको निश्चित घटना कहते हैं। जैसे आपकी जेब में 10 का नोट है और आप कह रहे हैं कि मैं जो भी नोट निकालूंगा वो 10 का नोट ही निकलेगा, तो ये पहले से ही पता है आपको कि मेरी जेब में 10 का नोट है और वो नोट निकलेगा वो 10 का ही निकलेगा, तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। ये निश्चित घटना होती है, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, इसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे आपके जेब में नींबू है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं संतरा निकाल लूँगा, तो ये गलत है, ये असंभव घटना है। नींबू है तो फिर नींबू ही निकलेगा, उसमें से संतरा नहीं निकलेगा। ये असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। फिर इसमें आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है, एक तो सिक्के के बारे में, एक आपके पासे के बारे में, एक आपके ताश के बारे में। तो सिक्का क्या है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपने सुने होगा ये तो, हेड और टेल, चित्त और पट, भारत और कांटी, इस प्रकार से हमने बार बार है जो पढ़ा होगा ये। तो चित्त जो होता है उसको हेड कहते हैं और पट जो होता है उसको टेल कहते हैं। एच और टी काम में लेंगे हम इसमें। एक बार उछालने पर 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 बार उछालेंगे या
एक सिक्के को 2 बार उछलेंगे या 2 सिक्के को एक साथ उछलेंगे, तो उसके 4 रिजल्ट आ सकते हैं। या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। हेड हेड का मतलब 2 सिक्के को उछाल रहे तो पहले पे हेड और दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। इस प्रकार से आपके जो रिजल्ट आ सकते हैं। 3 बार उछलेंगे तो उसके 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये तो था आपके सिक्का। सिक्के से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसी में आएगा, एक बार उछालने पर आपके हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, टेल आने की प्रायिकता तो 1/2। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका पासा। ये तो सबका फेवरेट है, लूडो। लूडो तो आप सभी ने खेला ही होगा, आप में से कई विद्यार्थियों ने खेला होगा। तो लूडो में जो आपके वो जो गोटी आती हैं वो आकृति पासे की आकृति ही होती है। ठीक है, ये घनाकार आकृति होती है जिसमें 6 फलक होते हैं, इसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं या फिर बिंदियाँ होती हैं, बिंदु बने होते हैं 1 से लगा के 6 तक, या फिर इस प्रकार से आपकी बिंदी बनी होती है। 1 का 1, 2 का 2 बिंदी, 3 का 3, 4 का 4 बिंदी, 5 का 5 बिंदु और 6 का 6 बिंदु। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अब 1 से लगा के 6 तक की गिनती से ही सारा खेल होगा। इसमें पूछेंगे कि सम संख्या आने की प्रयत्न ज्ञात करो पासा फेंकने पर। तो क्या क्या होगा सम संख्या, जिसमें 2 का भाग जाता है, 2, 3, 2, 4 और 6। विषम संख्या बताओ, 1, 3, 5। आपको 6 तक ही जाना है, 6 से आगे नहीं निकलना है इसमें। सम संख्या 2, 4, 6। विषम संख्या 1, 3, 5। अभाज्य संख्या जो खुद के पाड़े में आती हो, 2, 3 और 5। 2 का गुणज जो 2 के पाड़े में आते हो, 2, 4, 6। और 3 के गुणज जो 3 के पाड़े में आते हो, 3 और 6। ठीक है, इस 1 से 6 तक में यही संख्या ही आएगी। तो ये इस प्रकार का आपका पासा होता है, आपने देखा होगा। ये इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं या फिर इस प्रकार से बिंदु बने होते हैं। ये 5 है, इधर ये 1 है, ये 1, 2 और 3 है, ये 2 हैं, ये हमारा 6 है, ये 1, 2, 3 और 4 हैं। तो ये 3 इसके ऊपर और 3 इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं, टोटल 6। एक ही पासे को घुमा के बना रखा है। अब आपको 2 और याद करने। 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक क्या क्या है, 4, 5 और 6। 3 या 3 से बड़ा अंक, जिसमें 3 को भी शामिल करेंगे, 3, 4, 5 और 6। 3 से छोटा अंक 1 और 2। 3 या 3 से छोटा अंक, तो इसमें 3 को भी शामिल करेंगे, 3 या में 1, 2, 3। एक पासे को एक बार उछालेंगे तो उससे 6 परिणाम प्राप्त होगा, मतलब 6 परिणाम उसमें निकल सकते हैं। कुल परिणाम 6 आ सकते हैं। एक बार उछालेंगे तो 6 की घात 1 लिखेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। एक पासे को 2 बार या फिर 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम 6 की घात 2 आएगा, यानी कि 6 × 6 36 हो जाएगा। 2 पासों एक साथ उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर उसके जो रिजल्ट आएंगे वो इस प्रकार से 36 रिजल्ट लिख सकते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। इसी प्रकार से यहाँ पर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। यहाँ से 6, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये जो कुल रिजल्ट प्राप्त होंगे वो 36 रिजल्ट प्राप्त होंगे। टोटल जो नंबर है वो आपके 36 नंबर हैं। अब इसमें से पूछेंगे कि अंकों का योग 7 होने की प्रयत्न याद करो। तो इसमें देखना है कि अंकों का योग 7 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो एक तो हो रहा है आपका 1, 6 पे, 2, 5 पे, 3, 4 पे, 4, 3 पे, 5, 2 पे और 6, 1 पे। ये यहाँ तक है ना, इसको याद करना है। तो ये अंकों का योग 7 यहाँ तक है। तो ये अनुकूल परिणाम 6 हो जाएंगे। 6/36 यानी कि 1/6 इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको पासे से संबंधित प्रश्न करने हैं। अब आपको ताश के बारे में देखो। ताश एक गड्डी होती है 52 पत्तों की, उसमें ताश आपने भी खेले होंगे कई सारे। अच्छा, अगर आपने ताश खेले हैं तो फिर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ आगे कि उसमें 4 बादशाह होते हैं, तो कौन से बादशाह के जो मूछें नहीं होती हैं, ये कमेंट करके आप बताना। 4 बादशाह होते हैं, अगर आपने ताश खेले हैं, देखे हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि कौन से बादशाह के मूछें नहीं होती हैं। तो ताश 2 रंग के होते हैं, काले रंग के और लाल रंग के। 52 पत्ते टोटल होते हैं, उसमें आधे आधे 2 कलर के हो जाएंगे। 26 तो काले हो जाएंगे और 26 ही लाल हो जाएंगे। वापस 26 जो काले रंग के हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, चढ़ी के और हुकुम के। 13 चढ़ी के और 13 ही हुकुम के। लाल रंग के पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, लालपान के और ईंट के। इसको लालपान और ईंट ये आपके 2 तरह के हो जाएंगे। टोटल 52, तो 13 13 4 सेट हो जाएंगे ये। अब इसमें जो अलग अलग पत्ते हैं वो देख लो। जैसे ये इक्का होता है, ये दूरी, तिगी, चौगी, पंजी, ठीक है। ये छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला। ये जे जो होता है वो जेक होता है, गुलाम होता है। ये क्वीन होती हैं, बेगम होती हैं। और ये जो के होता है वो किंग होता है, वो बादशाह होता है।
तो ये जो है काला कलर ये हुक्म का पत्ता है, ठीक है। ये वाला जो पत्ता है वो हुक्म का पत्ता है। ये टोटल 13 पत्ते होते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरे नंबर के जो ईंट का पत्ता, इसको डायमंड कहते हैं। ईंट, ये चौकोर जो आकृति बन रही है वो ईंट की आकृति है। इसमें भी सेम वही इक्का और गुलाम, बादशाह, बेगम होते हैं और 2 से लगा कर 10 तक की गिनती होती है। ये जो पान बना होता है लाल पान, ये हार्ट जैसी आकृति बनी होती है, इसमें लाल पान होता है ये। और लाल पान में भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। इक्का से लगा के किंग तक यानी कि बादशाह तक, 2 से लगा के 10 तक गिनती और फिर JQK यानी कि ये जो है 3 पत्ते वापस चेहरे वाले होते हैं। और ये चड़ी, फूल जैसी आकृति होती है, इसको हम चड़ी कहते हैं। और ये भी 2 से 10 तक गिनती, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं। यहाँ पर जो देखो चित्र बना रखे हैं ये होते हैं आपके फेस कार्ड। इनको क्या कहते हैं? इनको फेस कार्ड कहा जाता है। फेस कार्ड यानी कि इनके फ़ोटो होते हैं। देखो 4 तो आपके बादशाह होते हैं फ़ोटो वाले, 4 ही बेगम होते हैं और 4 ही गुलाम होते हैं। यानी कि टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड होते हैं, याद रख लेना। इसमें चेहरे वाले 12 होते हैं, ठीक है। ये वाले जो इधर दिखाई दे रहे हैं ये 3 3 3 और 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, ये आपके 12 फेस कार्ड होते हैं, याद रखना। इक्के के ऊपर कोई फेस नहीं होता है, याद रख लेना। इक्का आपके फेस कार्ड में नहीं आता है। तो ये आपके ताश से संबंधित है और आपको इसकी PDF ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक दे रखा है नीचे, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस नाम से आपका ऐप है, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आपका कोई सा भी सवाल हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज देना 75 68 35 0069, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक दे रखा है नीचे। और PDF के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में आपने कक्षा 10 की गणित के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट सूत्र थे, वो देखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना। PDF की आपको चिंता नहीं करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप जो ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार अभी आपको जो ये चीज़ बार बार रिवाइज़ करनी है, ताकि आपकी जो परीक्षा में बार बार काम आ सके। और अच्छी प्रकार से जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन से आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना।